हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D ज्योमेट्री के टॉपिक स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 13 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लेक्चर 12 की बात करें तो एक्सरसाइज 29.1 टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने किया था, 7 बनाया था, 8, 9 और 10 मैंने समझाया था। आज हम लोग इस लेक्चर पे क्वेश्चन नंबर 11 एंड टाइप 2 के प्रश्न को करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है और इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको क्वेश्चन पे कहीं एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट पी दिख रहा होगा, उस पी का वैल्यू निकालना है। सो दैट लाइन्स 1 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 बाई 2p इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2 एंड 7 माइनस 7x बाई 3p इक्वल टू y माइनस 5 बाई 1 इक्वल टू 6 माइनस z बाई 5 आर एट राइट एंगल। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया है। सिंस कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन्स है ना, L1 क्या है, सच दैट 1 माइनस एक्स बाई 3 7y माइनस 14 बाई 2p इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2। हाँ, जो भी इक्वेशन हमारा होता है बहादुरों, वो इस प्रकार का होता है, x माइनस x1 बाई L1 y माइनस y1 बाई M1 एंड z माइनस z1 बाई N1। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, चूंकि यहाँ जो वेरिएबल होता है x y z पहले होता है, और दूसरी बात कि वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट अदर देन 1 नहीं होनी चाहिए। पहले इस बात को आपको मैनेज करना पड़ेगा। यदि कोई कोफिशिएंट है तो आप उसको पहले कॉमन लीजिए, और यही बात हम सिखाने वाले हैं इस इक्वेशन पे। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस 1 हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा। यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो y माइनस 7 2 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, और ये z माइनस 3 ये अपने परफेक्ट फॉर्म पे है। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा यहाँ पर, x माइनस 1 बाई माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 2 बाई 2p बाई 7 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से मुझे झमेला हटाना है, क्या हटाना है कि यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए y को, तो इसीलिए मैं नीचे ले आया, तो पूरा नीचे आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, चूँकि ये फिर नीचे से ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या मिला z माइनस 3 बाई 2 मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। नाउ कंपेयरिंग विथ, तो देखिए हम लोग कंपेयर नहीं कर लेंगे, तो डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L1 R। देखिए क्या है, L1 इक्वल टू -3, यही L1 M1 N1 होता है, और M1 इक्वल टू 2p बाई 7 एंड N1 इक्वल टू 2। तो मुझे क्या निकल चुका है, L1 M1 N1 निकल चुका है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे बहादुरों, दूसरा इक्वेशन के लिए देखते हैं। L2 का जो हमारा है वो कार्टेशियन इक्वेशन क्या दिया गया है, 7 माइनस 7x बाई 3p इक्वल टू y माइनस 5 बाई 1 इक्वल टू 6 माइनस z बाई 5। तो चलिए यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, फिर से वही झमेला है। देखिए यहाँ x के साथ माइनस 7 मल्टीप्लाई है, 1 ही होना चाहिए, तो मैंने -7 को कॉमन लिया, तो x माइनस 1 बाई क्या मिल गया 3p इक्वल टू, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे है ना, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, तो क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो z माइनस 6 बाई 5 होगा बहादुरों। तो आगे क्या मिलेगा बोलिए, देखिए x माइनस 1 बाई ये 7 नीचे आएगा, तो -3p बाई 7 हो जाएगा, और इक्वल टू y माइनस 5 बाई 1 होगा इक्वल टू z माइनस 6 बाई -5 होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, किधर डस्टर, देखिए
अब यहाँ से हम लोग इसका लाइन 2 का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L2 आर, जब L2 लाइन की बात कर रहे हैं तो हम लोग L2 बोलेंगे। L2 क्या है, -3π/7, M2 क्या है 1 एंड N2 क्या है -5। तो बताइए, सिंस हमारा क्या दिया गया है, जो लाइन L1 और L2 जो है वो एट राइट एंगल्स हैं। राइट एंगल कहने का मतलब इनके डायरेक्शन, रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए कंडीशन में। तो क्या होगा, सिंस लाइन्स आर एट राइट एंगल्स, हाँ तो बोलिए देयरफॉर क्या लिखेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। प्रूफ नहीं करना है, वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब कंडीशन को हमें यूज करना पड़ेगा। तो L1 मेरा कितना है, देखिए -3 इंटू L2 कितना है -3p/7 प्लस M1 कितना है 2p/7 इंटू ये कितना है 1 प्लस N2 कितना है 2 और N1 कितना है 2 और N2 कितना है -5 इक्विवेलेंट टू 0। अब ये क्या मिलेगा 9p/7 फिर क्या प्लस 2p/7 -10 इक्वल टू 0। अब देखिए मेरा क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सारा का एलसीएम ले लेंगे तो होल ओवर क्या मिलेगा 7 मिलेगा बहादुरों। तो क्या मिला 9p प्लस 2p माइनस 70 इक्वल टू 0, एलसीएम हो जाएगा। तो आगे क्या मिलेगा 11p माइनस 70 इक्वल टू 0। तो बताइए 11p इक्वल टू 70, तो हमें p का वैल्यू चाहिए, तो p इक्वल टू 70/11 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग p का वैल्यू निकल गया, है ना। कंडीशन था कभी ना कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है तो 100% किसी ना किसी हिसाब से कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा जिसके थ्रू आउट आप उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये क्वेश्चन में समझदारी पूरा कूट के भरा हुआ है। क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया गया है, फिर भी ये क्वेश्चन में थोड़ा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये क्वेश्चन नहीं है। क्या कहता है, इफ L M N and L2 M2 N2 आर टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। हाँ तो कहता है, देखिए क्या कहता है कि ये दो जो लाइन हैं वो आपस में ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं इस प्रकार से, ठीक है। और कहता है कि ये दोनों जो है लाइन है इनका भी डायरेक्शन कोसाइन दिया गया, डायरेक्शन रेशियो नहीं। तो कहता है इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर आएगा उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। प्रूव करें कि M1 N2 माइनस N2 N1 M1 L2 एंड माइनस N2 L1 L1 M2 माइनस L2 M1। बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये N2 L1 लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे लिखा हुआ है N1 L2 लिखा हुआ है, वो गलत है, वो मिस प्रिंट है, आप उसको सुधार लोगे, ठीक ना। तो हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते हैं ध्यान देंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा दिया गया दो आपस में परपेंडिकुलर हैं, इस प्रकार से दिया गया है, मान लेते हैं इस प्रकार से दिया गया परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है ना, हम 3D बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा लाइन हो गया L3, ये सॉरी L1, ये हो गया L2। हाँ इसका डायरेक्शन कोसाइंस दिया गया है DCS दिया गया है L1 M1 N1, ठीक है।
और ये L2 लाइन यदि हम लोग मान लेते हैं तो ये मेरा इसका जो डायरेक्शन जो कोसाइन दिया गया है ये हमारा है L2, M2 और N2। ये कंसल्टेशन पॉइंट नहीं है, देखिए ये दिया गया है, ठीक है। तो कहता है एक इस पे एक लाइन जो होगा परपेंडिकुलर दोनों पे, बोथ इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगा इस प्रकार से, हाँ इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगा इस प्रकार से, ठीक है। इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है, इसको मैंने L3 कह रखा है, इसका जो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, डायरेक्शन कोसाइन जो होगा इसी को प्रूव करना है, प्रूव करना है, ठीक ना। और क्या प्रूव करना है इसका आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वेक्टर A मान लेते हैं, इसको वेक्टर B मान लेते हैं और इसको वेक्टर C मान लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपके पास एक इस प्रकार से एक्सिस बन गया है, देखिए दिया गया है ना। तो यहाँ पर आपस में सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में सीखे थे कि दोनों वेक्टर के जो परपेंडिकुलर शो करता है बाबू, वो क्या होता है, वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो इन दोनों पे एक ऐसा वेक्टर निकलता है जो दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सोचिए हमारा क्या है, गिवन क्या है, ध्यान देंगे इधर, गिवन क्या है, गिवन जो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L1 और देखिए क्या है L1, M1 एंड N1, ठीक है। और आपको हम बताए थे यदि डायरेक्शन कोसाइन के थ्रू यदि आपको वेक्टर का निर्माण करते तो यूनिट वेक्टर होगा। तो मान लेते हैं लेट, है ना, वेक्टर A इक्वल टू मान लेते हैं, तो बताइए क्या मिलेगा, L1I प्लस M1J प्लस N1K कैफ होगा, है ना। अब सोचिए कि जब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो LMN है, देखिए नाउ A का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे बहादुरों, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, तो बताइए क्या मिलेगा, L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर। और सावधान जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, L1, M1 और N1 है बहादुर, ये डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन कोसाइन है। और डायरेक्शन कोसाइन है तो उनके स्क्वायर का जो सम होता है 1 होता है, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है। तो देखिए मेरा क्या मिला, ये √1 मिल गया बहादुर। तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार से जो A का मैग्नीट्यूड निकल गया वो 1 निकला, ठीक है। सिमिलरली देखिए, सिमिलरली क्या दिया गया है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L2R, देखिए L2 का जो दिया गया है वो L2, M2 और N2 दिया गया है। तो बताइए देयरफॉर हम मान लेते हैं इसको वेक्टर B माना है, वेक्टर B इक्वल टू क्या है, L2I प्लस M2J प्लस N2K मिला है। अब मेरा L1, इसीलिए बताइए देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड ने भी निकालेंगे बहादुर, तो मैग्नीट्यूड वही चीज निकलेगा क्या, L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, यही ना। तो बताइए अब मुझे क्या मिलेगा, B का ही मैग्नीट्यूड ये भी क्या होता है, 1 होगा। तो बताइए B का जो हमारा मैग्नीट्यूड निकल के बहादुर ये भी 1 मिला, ठीक है। और इससे हम लोग ये भी बात प्रूव कर दिए कि जब डायरेक्शन कोसाइन जो होता है और उसके थ्रू को वेक्टर को निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर होता है। ये बात हम लोगों ने ईयरलियर पहले भी प्रूव कर चुका है और इस क्वेश्चन में भी मैंने ये बात दिखा दी आपको, ठीक है। आगे क्या कहता है कि एक वेक्टर ऐसा जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर ऐसा जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो उनका हमें निकालना है, उनका हमें इक्वेशन 1 नहीं हटाते इसको, उनका हमें निकालना है डायरेक्शन रेशियो, प्रूव करना है कि डायरेक्शन कोसाइन प्रूव करना है कि वो होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं वेक्टर C क्या है, परपेंडिकुलर टू A एंड B। सिंस क्या है बताइए, सिंस वेक्टर C क्या है बहादुर, परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड देखिए C क्या है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। देखिए C मेरा क्या था, इस पे परपेंडिकुलर था, इस पे परपेंडिकुलर था। आई होप दैट कि आपको इधर दिख रहा होगा, डिस्प्ले देखते हैं, चलिए दिख रहा है आपको, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं
कि ये मुझे मिला। अब जरा गौर करेंगे, इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर, जरा गौर करेंगे, देयरफॉर हम लोग क्या मिलेगा कि C जो होगा इक्वल टू क्या होगा, A क्रॉस B होगा, कि जो एक तीसरा वेक्टर जो दोनों पे प्रोडक्ट होता, दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, वो दोनों के क्रॉस के इक्वल होता है। तो बताइए हम लोग क्या मिलेगा, बताइए C का जो इक्वल टू मिल गया, बताइए A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा यूनिट वेक्टर n होगा। अब बताइए सिंस, जरा गौर करेंगे, सिंस जो दिया गया है, बोला था कि जो पहला डायरेक्शन रेशियो दिया गया है सो कोसाइन, और दूसरा जो दिया गया वो दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब B1 B वेक्टर A वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर है। देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये थीटा हम लोग ने मान लिया है, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिला, देखिए बताइए C इक्वल टू, देखिए A का कितना है मैग्नीट्यूड 1, B का मैग्नीट्यूड कितना है 1, और बताइए साइन 90 डिग्री और n ये मिला मैग्नीट्यूड। अब बताइए C का मैग्नीट्यूड मेरा क्या मिला बाबू, देखिए 1, तो क्या मिल गई वो साइन थीटा का, साइन 90 का मान 1 इंटू मैग्नीट्यूड 1। अब मुझे C का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बताइए देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ C इक्वल टू क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। तो बताओ ये हमारा यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर C का मैग्नीट्यूड हमेशा n का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। इसका मतलब ये भी पता चल गया कि C भी मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है। C भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब जो भी C का मान होगा, देयरफॉर कहेंगे C जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, कैपिटल L I प्लस कैपिटल M J प्लस कैपिटल N K का फॉर्म होगा, वेयर L M एंड N आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर C। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि जो वेक्टर यूनिट होता है और यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होता है I J K का, वही उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। कन्वर्सली अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि यदि कोई डायरेक्शन कोसाइन दिया गया हो, यदि कोई डायरेक्शन कोसाइन दिया गया हो तो उसके थ्रू जो वेक्टर बनता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो उल्टा सोचिए कि ऑलरेडी कोई यूनिट वेक्टर दिया गया है, तो जब यूनिट वेक्टर वो दिया गया है, ऑलरेडी वो यूनिट दिया गया है, तो उसका जो वेक्टर कंपोनेंट का फॉर्म होगा, तो वहां से L M और N जो होगा बहादुरों, वो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो नहीं डायरेक्शन कोसाइन होगा, डायरेक्शन रेशियो नहीं डायरेक्शन कोसाइन होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए अब हम लोग C की तलाश करते हैं। यदि हमें C मिल जाता है, वेक्टर C मिल जाता है I J और K के कोफिशिएंट के फॉर्म पे, I J के कंपोनेंट के फॉर्म पे, तो वहाँ I का जो कोफिशिएंट होगा उसको, J का जो कोफिशिएंट होगा उसको और K का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग ऑब्वियसली डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन बोल लेंगे, क्योंकि हमने बार बार कहा कि C क्या है, यूनिट वेक्टर है। और जो यूनिट वेक्टर होता है उसमें I J और K का जो कोफिशिएंट होता है वो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो चलिए अब हम लोग तलाश रहेगा कि C का वेक्टर C को कैसे निकाला जाए। तो देखो मैंने क्या किया, पहले किया कि मैंने L M N L1 M1 N1 जो दिया था उसको वेक्टर A मान लिया, L2 M2 N2 माना था उसको वेक्टर B मान लिया, और जब ये डायरेक्शन कोसाइन है तो उसके थ्रू मैंने मैग्नीट्यूड किसका निकाल लिया, A का, B का निकाल लिया। और जब ये A और B निकल गया तो मुझे पता था कि C इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो A क्रॉस B निकाल लिया। और जब A क्रॉस B का बात आया तो यहाँ साइन थीटा आया, और साइन थीटा यहाँ बोला है कि देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब जो जिसका डायरेक्शन कोसाइन किसका दिया था, A और B का, तो A और B के बीच में कितना है, यहाँ भी 90 डिग्री है बहादुर, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है। तो हम लोग को ये मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दिखाएंगे कि जो वेक्टर A है
वेक्टर सी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, क्रॉस निकालना। तो चलिए हम लोग अब क्रॉस निकालने के मेथड से क्रॉस निकाल लेंगे और ये कोफिशिएंट मिल जाएगा, और कोफिशिएंट मिलने के बाद तुरंत हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्रॉस निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा। उधर नहीं मिटाएंगे, प्रश्न ही मिटा देते हैं हम। देखिए क्या है, अब नाउ सिंस क्या है, C इज परपेंडिकुलर टू A एंड C इज आल्सो परपेंडिकुलर टू B, देयरफॉर वेक्टर जो C होगा बहादुरों वो A क्रॉस B होगा। अब बताइए C जो वेक्टर होगा A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, I J और K। अब बताइए I के A कितना है, L1 M1 N1, L1 M1 N1, यहाँ क्या है L2 M2 और ये N2। ये हमारे डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अब चलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद हम लोग इसको आराम से निकाल लेते हैं, तो देखेंगे क्या मिलेगा। अब नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो चलिए ये मैट्रिक्स की बात है, तो क्या मिलेगा C इक्वल टू, जरा गौर करेंगे, I लिखेंगे, ये बन तो क्या मिला M1 M2 N1 N2 I माइनस ये बन तो क्या मिलेगा L1 L2 N1 N2 J प्लस ये बन तो क्या मिलेगा L1 L2 M1 M2 K, ठीक ना। तो बताइए C मेरा क्या मिल गया, देखिए M1 N2 माइनस M2 N1 I, फिर देखिए मेरा क्या मिलेगा माइनस क्या मिलेगा L1 N2 माइनस L2 N1 J प्लस यहाँ क्या मिलेगा L1 M2 माइनस L2 M1 K। हाँ, अब यहाँ यदि हम लोग माइनस अंदर ले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, छोड़िए डायरेक्ट लिखते हैं ना। देयरफॉर देखिए सिंस हमारा क्या है, C इज ए यूनिट वेक्टर है ना। और जब यूनिट वेक्टर है तो I का जो कोफिशिएंट होगा, J का जो कोफिशिएंट होगा, K का कोफिशिएंट होगा, वो डायरेक्शन कोसाइन होगा। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ वेक्टर C आर, देखिए क्या होगा बोलिए M1 N2 माइनस M2 N1 कोफिशिएंट ऑफ I कॉमा, देखिए माइनस L1 N2 माइनस L2 N1 कॉमा क्या मिलेगा L1 M2 माइनस L2 M1, यही ना। तो हैंस हम लोग को यही चीज प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड है ना। यहाँ माइनस को अंदर ले जाओगे तो इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन बहुत समझदारी वाला था, आप इसको देख सकते हैं। जब मैंने बनाया तो सारी बातों का ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारी बातें आप सीखोगे। तो हम लोग इसके बाद जो है हम लोग का इस वीडियो पे टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, ठीक है, तो हम लोग इसी एक्सरसाइज 29.1 का टाइप 2 बनाएंगे, और टाइप 2 में हमें इक्वेशन से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये चैप्टर खत्म हुआ, ये टाइप खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग टाइप 2 लेके मिलते हैं। धन्यवाद।